हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इज़ फर्स्ट क्लास और आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आप लोग से डिस्कस करूंगी। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता होगा कि 18वीं सदी से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, पर इसकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए यूरोपीय कंपनियों के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। जिस तरीके से आंसर लिखा है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, देन ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। पुर्तगाल से वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी के अंत में 1498 ईस्वी में भारत कालीकट तट पे पहुंचता है। यहाँ से वो जो भी मसाले लेके जाता है यूरोप में, उसे बेचने पे उसे 60 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, प्रॉफिट होता है, और यहीं से भारत में यूरोपीय कंपनियों द्वारा व्यापार का सिलसिला जारी होता है। एक के बाद एक यूरोपीय देश भारत में आते हैं अपनी कंपनी स्थापित करते हुए, और भारत में कई सालों तक व्यापार और साथ ही साथ राजनीतिक स्थितियों में भी हस्तक्षेप करते हैं। तो आइए सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में जानते हैं। पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले आया था। उसके बाद डच हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। इन्होंने अपनी कंपनी 1602 में स्थापित की, जो कि एक तरीके से संयुक्त कंपनी थी, मतलब इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही हिस्सा होता था। वो भारत आती है और व्यापार को शुरू करती है। डच के बाद आते हैं ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश आती है। ब्रिटिश कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, पर भारत से व्यापार इसका 1608 में शुरू होता है। ब्रिटिश के बाद आता है डेनमार्क के निवासियों को डेनिश कहा जाता है। 1616 में इनकी कंपनी भारत आती है। फिर फ्रांसीसी 1664 में। फ्रांसीसियों की जो कंपनी है वो संपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट की होती थी, मतलब भारत में आने के बाद जितने भी खर्च या कोई भी नीतियाँ इनकी बनती थी वो संपूर्ण तरीके से फ्रांस की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। उसके बाद स्वीडिश आता है 1731 में। स्वीडिश के बारे में लोग इतना जानते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार का चीन के साथ होता था। ये कुछ ही समय के लिए भारत में रुके थे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, भारत से यूरोपीय कंपनियों के जाने का क्रम। भारत से यूरोपीय कंपनियों के जाने का क्रम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, पहले नंबर पे डच भारत से जाता है, उसके बाद डेनिश, उसके बाद ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी, फिर पुर्तगाली। अब डच की बात करते हैं। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और डच के बीच में। इसमें ब्रिटिश की जीत होती है और डच हार जाते हैं, जिसके साथ ही डच का जो एक व्यापारिक अधिकार होता है भारत में वो कम होने लगता है। पर ये संपूर्ण तरीके से भारत से 1795 में जाते हैं। दूसरे नंबर पर डेनिश 1845 में इनकी जितनी भी आधिकारिक क्षेत्र और फैक्ट्रियाँ थीं उसे आत्मसमर्पित कर दिया इन्होंने इंग्लैंड के सामने, ब्रिटिश के सामने, और अपने आप भारत को छोड़कर चले गए। तीसरे नंबर पे ब्रिटिश आता है। ब्रिटिश 1948 में लगभग 200 वर्षों तक भारत में व्यापार साथ ही साथ राजनीतिक अधिकार राज करते हुए 1948 में भारत को छोड़ के जाता है। चौथे नंबर पे फ्रांसीसी के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है, वांडी वाश का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश की जीत होती है और फ्रांसीसी हार जाते हैं। इसके साथ ही फ्रांसीसियों की जो शक्ति रहती है भारत में, व्यापारिक शक्ति, वो बहुत ही कम हो जाती है। पर पुर्तगाल नहीं, पौंडीचेरी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसपे फ्रांसीसियों का अधिकार अब भी बना रहता है, और अंतिम रूप से यह 1953 में भारत को छोड़ के जाते हैं। लास्ट में आते हैं पुर्तगालियों पे। 1961
जैसा कि सब जानते हैं कि 1948 तक भारत संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था, पर गोवा और दमन दीव जैसे कुछ क्षेत्र में पुर्तगालियों का अभी भी अधिकार बना हुआ था, जो कि 1961 में खत्म होता है और ये संपूर्ण तरीके से भारत को छोड़ के जाते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। वास्को डिगामा किसकी मदद से भारत आया? तो आंसर है अब्दुल मजीद। वास्को डिगामा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आया था, जो कि केरल में पड़ता है, मालाबार तट पर। और जब यह भारत में उतरा तो केरल क्षेत्र का जो राजा था वो जमोरिन था। यहाँ जानने योग्य बात यह है कि जमोरिन किसी पर्टिकुलर राजा का नाम नहीं था, बल्कि केरल में एक वंश चला आ रहा था जो एक तरीके से उपाधि हर राजा लेता था जमोरिन नाम से। वास्को डिगामा जिस जहाज से भारत आया था उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। साओ गैब्रियल, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नाम को हम याद रखिएगा। साओ गैब्रियल जहाज से वो भारत की कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। और देखा जाए तो यह कुल 3 बार भारत में आया था। सबसे पहले 1498 में भारत आया था, फिर 1502 में, फिर 1524 में। और 1524 में ही इसकी मृत्यु कोचिन में, भारत में ही कोचिन में हो जाती है और यहीं इसको दफनाया गया। आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आपके कई फैक्ट्स तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान रखने की कोशिश करें। इसके साथ चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, तो इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले ये द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर भी था। भारत का द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही था। अगर पुर्तगाली फैक्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहली फैक्ट्री जो 1503 में कोचीन में खोली गई थी वो इसी के द्वारा खोली गई थी, ठीक है। और इसकी मृत्यु 1515 में गोवा में होती है और यहीं इसको दफना दिया जाता है। इसी के साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि गोवा क्षेत्र पुर्तगालियों में किसने जीता था? बीजापुर से। तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा का क्षेत्र जीता था। पांचवा क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गवर्नर की नियुक्ति क्यों शुरू की? इसके लिए तो पुर्तगालियों ने गवर्नर की नियुक्ति शुरू की थी क्योंकि इनकी नीतियों में परिवर्तन शुरू हो चुका था। नीतियों में परिवर्तन का अर्थ है कि सबसे पहले जब वास्को डिगामा भारत आए तो इनका मकसद केवल और केवल व्यापार करना था भारत से, क्योंकि भारत एक समृद्ध मसालों की दृष्टि से, उपज की दृष्टि से एक समृद्ध देश था। पर यहाँ आने के बाद इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी और साथ ही साथ मसाला ही नहीं बल्कि हर एक व्यापार पर एकाधिकार चलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनको नीतियों में अपने परिवर्तन लाना पड़ा और एक हेड की इनको ज़रूरत हुई जो इस चीज़ अपने शासन का संचालन कर सके भारत में रह के। इसी वजह से पुर्तगालियों ने गवर्नर की नियुक्ति शुरू की और इसी के साथ जो पहला गवर्नर बना भारत में पुर्तगालियों का वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका राज्यकाल जो था ये 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक था। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो जो फर्स्ट मैंने गवर्नर का नाम बताया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसी ने शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इस फैक्ट को एकदम ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। वास्को डिगामा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो वास्को डिगामा की मृत्यु जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि 1524 में जब वो तीसरी बार भारत आता है तो यहीं पे केरल के कोचीन क्षेत्र में इसकी मृत्यु हो जाती है और सेंट फ्रांसिस चर्च
जो कि कोचिन में ही है, वहाँ इसको दफनाया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वास्को डी गामा के बारे में कि इसके नाम पे, क्योंकि ये एक बहुत ही महान व्यक्ति था अपने देश का, इसके वजह से वहाँ पुर्तगाल में इसके पे महाकाव्य भी लिखा गया और इस महाकाव्य का नाम था ओस ल्यूसी डास। ये नाम आप याद रखिएगा, पुर्तगीज महाकाव्य का नाम ओस लूसी डास था, जो कि वास्को डी गामा से रिलेटेड है। 8वां क्वेश्चन, हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने हेतु पुर्तगालियों द्वारा जारी परमिट का नाम। परमिट मतलब टैक्स होता था जो कि हिंद महासागर में पुर्तगाली दूसरे देशों से जो लोग आते थे जहाज के माध्यम से, उनसे लेते थे। इस टैक्स का नाम था कारतेज। कारतेज। 9वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1556 में 1556 में गोवा में किसने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी, वो भी गोवा में। 10वां क्वेश्चन है, पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे अस्तादो द इंडिया। 11वां क्वेश्चन, तंबाकू, आलू, मक्का पुर्तगालियों ने भारत में कहां से लाया? मध्य अमेरिका से। 12वां क्वेश्चन, पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन से गोवा किसने स्थानांतरित की? निनोडी कुन्हा, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था। इसका राजकाल 1529 से लेकर 38 तक था। और इसके बारे में फैक्ट ये है कि इसने भारत के पूर्वी तट पे 2-3 फैक्ट्रियों की स्थापना की, सेंट थोम, हुगली और पश्चिमी क्षेत्र में दीव की। सेंट थोम जो फैक्ट्री था ये मद्रास में स्थित था। अब आते हैं 13वां आखिरी क्वेश्चन पे, पुर्तगाली फैक्ट्रियों के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको एक थोड़ा ग्राफ से समझाया है। ग्राफ सेंस की थोड़ा इमेजिनेशन अगर पिक्चर के थ्रू कर रहे हैं तो शायद याद रहता है काफ़ी दिनों तक। तो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों ही तटों को अलग करते हुए आप इनके फैक्ट्रियों को ध्यान में रखें। फर्स्ट फैक्ट्री जो थी पुर्तगालियों की वो थी कोचिन में 1503 में, जो कि बसा था। और इसको बसाया था अल्बुकर्क ने, जो कि द्वितीय गवर्नर था। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं। और सेकंड फैक्ट्री इनकी केरल में ही कन्नौर क्षेत्र में होती है। ये देख रहे हैं कन्नौर, जिसको कन्नूर भी बोलते हैं, उस क्षेत्र में सेकंड फैक्ट्री इन्होंने बसाई। इसी के साथ पश्चिमी तट पे सूरत, बसीन, दमन, दीव, भावनगर, कालीकट एटसेट्रा जगह इनकी फैक्ट्रियां थी। अब आ जाते हैं पूर्वी तट पे। पूर्वी तट की फैक्ट्रियां इनकी सेंट थोम, जो कि निनोडी कुन्हा ने बसाया था, मद्रास अभी मैंने बताया है। साथ ही साथ हुगली, चटगांव, सतगांव, बंदेल एक्सेट्रा। ठीक है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगालियों की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे थी, जिसका आंसर है कोचिन। और इसका सन याद रखें और किसने बसाया था, ये अल्बुकर्क ने। ठीक है। तो थैंक यू। इसी के साथ आज की क्लास मैं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया और नॉलेजेबल लगे, आपके यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।